अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज साथियों, आज धरने का 116वां दिन है और हमारी जद्दोजहद 22 दिसंबर 2022 से शुरू हुई और वो जद्दोजहद का नतीजा 17 तारीख 2024 में हमें मिला। मैं जनरल बॉडी का तो शुक्रगुजार हुई, लेकिन इस लड़ाई में जो हमारे इलेक्टेड ईसी मेंबर थे और विजिटर नॉमिनी जो ईसी मेंबर थे, उन्होंने हमारे दर्द को समझा। ये यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब ये लोग इलेक्टेड हुए तो ये कैटेगरी से हुए, लेक्चरर कैटेगरी से, प्रोफेसर कैटेगरी से। लेकिन 24 जून को जो पहली एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग होती है, ऑर्डिनरी मीटिंग, उसमें जो आपके एजेंडा थे, जो आइटम थे, अल्लाह का शुक्र ये है कि 24 जून से लेके 17 फरवरी तक जितनी आपकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जद्दोजहद कर रही थी, उससे ज्यादा ये हाउस में आपके लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ये काबिल तारीफ है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और दूसरे अमूटा के सेक्रेटरी और अमूटा के प्रेसिडेंट, अमूटा के सेक्रेटरी जो कि टीचिंग कम्युनिटी से लगते हैं, बिलोंग करते हैं, और जो सेक्रेटरी हैं अमूटा के, वो 2 बार दिल्ली हमारे साथ गए। ये साइज में जरूर छोटे नजर आते हो, लेकिन काम में ये इतने बड़े हैं कि सारी जिंदगी तुम्हें नहीं याद रखना। क्योंकि आदमी वही याद रखा जाता है जो बुरे वक्त में आपके साथ हो। और मैं समझता हूं ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हम नॉन टीचिंग के ऊपर इतनी बड़ी आफत आई। आज तक कभी इतनी बड़ी आफत नहीं आई, लेकिन इन लोगों ने जो हमारा साथ दिया वो यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में एक मिसाल बना, जो आज तक नहीं हुआ था, वो इन्होंने काम करके दिखाया है। आज के जद्दोजहद में चाहे वो रोड वाइज हो, चाहे डोनर कैटेगरी के कोई मेंबर हो, सब लोगों ने आपके दर्द को समझा। दर्द अंदर वालों ने भी समझा, लेकिन दर्द अंदर वालों को थोड़े में समझ में आया। इन्हें पहले ही दिन पता चल गया कि इनका दर्द कितना है। लेकिन साथियों, ये आपकी जद्दोजहद, ये आपका इतिहास, ये इतिहास नहीं होता तो ईसी मेंबर क्या पूरी ईसी आपके साथ होती, तो मैं समझता हूं इस दमदारी से आपकी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लेकिन हमने सिर्फ एक बात कही थी कि ये पेट का सवाल है। देखो ये मजलूम है, अल्लाह भी देख रहा है। जो इनकी लड़ाई में साथ होगा इंशाअल्लाह ताला वो इस दुनिया में भी सुरखरू होगा और मैदान हश्र में भी सुरखरू होगा। इसलिए कि इन्होंने मजलूम की और जालिम की ताकत को दोनों को समझा। आज जब ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बुलाया, आपने हर मुद्दे पर हमारा साथ दिया। हमने आपकी लड़ाई जो लड़ी वो कोई एहसान नहीं करा, क्योंकि हम इलेक्टेड थे, रेहान साहब इलेक्टेड थे, अमजद साहब इलेक्टेड थे, एम्प्लॉइज यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम टेक्निकल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जकी साहब एमटीएस को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये हमारी कम्युनिटी का एहसान है हम लोगों पर कि जब हमने बुलाया आप लोगों ने लब्बैक कहा, और आज उसका नतीजा ये है कि 2017 में जो हमारी 3 मुख्य मांगे थी वो अल्लाह के शुक्र से पूरी हुई। साथियों, सबसे ज्यादा अगर इस यूनिवर्सिटी में कमजोर था तो वो था टेलीविजन। हमने इस मंच के माध्यम से कहा था कि हम टेलीविजन को ऐसा मजबूत कर देंगे कि जो प्रवोस्ट या चेयरमैन या जो भी इख्तियार में बैठे हुए हैं वो ये नहीं कह सकते कि कल से ड्यूटी पे नहीं आना है। सुन लो साथियों, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर लॉ लागू नहीं था, लेकिन इसी के मेंबरों ने वो आपके ऊपर, आजम मीर साहब तशरीफ ले आए, वर्ल्ड बैंक के सेक्रेटरी, मैं उनसे कहूंगा कि मंत्री की तरफ तशरीफ ले आए, पूरी टीम के साथ है। और देखिए इस जद्दोजहद में उन्होंने हमेशा पूरी टीम के साथ हमारा साथ दिया है। मैं तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहता हूं, आजम मीर साहब और पूरी टीम के साथ तशरीफ लाए। साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में ये धरना एक ऐतिहासिक धरना है। इसलिए है कि जब महमूदुर रहमान साहब ने डेली वेजर की सीनियरिटी की लिस्ट बनाई और 788 लोग उसमें थे, और उन्होंने एजुकेटिव काउंसिल में ये पास करा कि ये 788 आदमी को जैसे जैसे पोस्टें खाली होती चली जाएंगी इनको एडहॉक अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और वो अपॉइंटमेंट 2018 तक चले। 2018 के बाद उस पर पाबंदी लगा दी गई। मेरा पीसी के मेम्बरान से और जो टेलीविजन के भाई हुआ है, मेरी उनसे एक गुजारिश है, और मैं पूरी जनरल बॉडी की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि जो काम 18 में रुक गया है उसको भी दोबारा शुरू करा दें, क्योंकि हमारे पास पोस्टें बहुत खाली हैं। और मैं हामिद शेख साहब से कहूंगा कि वो आजम मीर साहब का झुके देखकर स्वागत करें। हामिद शेख साहब, आजम मीर साहब को देखिए, न तो सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश है, न हमारी एजुकेटिव काउंसिल का कोई रेजोल्यूशन है, और न वाइस चांसलर रजिस्ट्रार का कोई ऑर्डर है कि महमूदुर रहमान के पीरियड में जो ईसी से रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको कैब के बेंच में कर दिया जाए, यानी रोक लगा दी जाए। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। देखिए, बात यह है कि सरकार कह रही है कि आपके पास पोस्टें हैं, आप इन्हें भरो, तो आप, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये भरने को क्यों नहीं तैयार। हमारे 1327 लोग हैं तकरीबन, 1295 एक हैं और 120 जो हैं वो तकरीबन नर्सें हैं। 1327 लोग स्क्रीनिंग से हो जाएंगे। ये आपके जद्दोजहद का नतीजा है। मुराद साहब, खास तौर पर मुराद साहब और मोइन साहब और मुसफ़िर साहब और शमीम साहब, इन्होंने जो जद्दोजहद करी और जो अंदर वालों को समझाया, क्योंकि हम धरना दे रहे थे, हम भी चीख के उन्हें समझा रहे थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि ऐसा होता है कि बड़े आदमी जब हो जाता है तो वो छोटे का अच्छा मशवरा भी नहीं मानता, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा मानता है। लेकिन अगर एतबार होता है तो वो उसकी मानता है। तो हमारे शेखुल जामिया साहब और रजिस्ट्रार साहब ने इनकी सुनी, इनकी मानी, जिसकी वजह से हमें आज ये नतीजे देखने को मिले। तो साथियों, हमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी भंग नहीं होगी जब तक कि आपके आखिरी आदमी तक के चेहरे पे मुस्कान नहीं आ जाएगी, इंशाअल्लाह। दूसरी बात, मैंने एक बात कही थी कि खुशबू साहब ने स्केल जरूर बढ़ाए थे, लेकिन वो घर का बंटवारा कर गए थे।
कि ये टेक्निकल का है, कि ये मिनिस्ट्रियल का है और ये 4th ग्रेड का है। अगर आप लोग कहें तो जैसे ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी, एक यूनियन, जैसे मोदी जी का कहना है ना कि एक देश एक कानून, तो ऐसे ही हम सब नॉन टीचिंग के लोग हैं। यूजीसी से कहीं ये नहीं लिख के आता कि ये टेक्निकल का है, कि ये डी कैटेगरी का है, कि ये मिनिस्ट्रियल का है। वहां से जो भी लेटर आते हैं वो टीचिंग और नॉन टीचिंग के आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर एक यूनियन होगी तो आपकी ये ताकत भी होगी और हमारे घर में बंटवारा भी नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जब मुल्कों की दीवारें टूट रही हैं तो ये जो हमारे घर में दीवारें खिंच गई हैं, आज ये दीवारें टूट जानी चाहिए। मुझे जो लोग, तो मैं कह रहा था कि जो लोग एक यूनियन के फेवर में है वो हाथ उठा दें। सब लोग जो भी मेजोरिटी जो है वो एक यूनियन चाहती है, क्योंकि हमारे जोगी भाई ने भी हाथ उठा दिया है। इसका मतलब ये आज से टेक्निकल और मिनिस्ट्रियल और एमटीएस यूनियन भंग और एक नई यूनियन बनेगी, एक एडहॉक कमेटी बनेगी, वो बाइलाज लिखेगी और बाइलाज लिखने के बाद उसकी सूचना रजिस्ट्रार को दे दी जाएगी और उसका एक चुनाव अधिकारी हम नियुक्त करेंगे, पूरी कमेटी, और वो इलेक्शन कराएगी। एक यूनियन होगी। अब आज से मुझे अब वो काम बनाया गया। और सलमान खलील साहब, साथियों, अब मैं आपको कहूंगा कि सलमान खलील साहब की कोशिश करें। थोड़ा साइड हो जाइएगा। ये अलीगढ़ के योगी हैं। अब मैं आफाक अहमद अब्बू ये गुजारिश करूंगा कि इरफान अम्बेडकर हाल वो इनकी खुदकुशी करें अब्बू की। आफाक अहमद अब्बू अब बात यह है कि इस आंदोलन में बड़े उतार चढ़ाव आए। हमारे एक साथी ने इच्छा मृत्यु कही कि साहब मैं राष्ट्रपति को लिख के भेजूंगा कि मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूं। ये बात अलग है कि वो लिखी नहीं गई, लेकिन घोषणा जरूर हुई। लेकिन मैं इनके जज्बों को सलाम करता हूं। दूसरा, अमजद क्रांतिकारी ने कहा कि मैं आत्मदाह करूंगा। ये बात अलग है कि 3 दिन उनके घर में पुलिस लगी रही और वो नौबत नहीं आई, हमने भी दुआ करी। हम यहाँ पर जिंदों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुर्दों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखो, ये इतिहास जो बना है, हम तो आज हैं, कल रिटायर होकर चले जाएंगे और जकी भाई रिटायर होकर चले जाएंगे। लेकिन इस चमन में जो हमने पौधे लगाए हैं वो बरगद के पेड़ की तरह शामिल हों। इसलिए ये वक्त बहुत खराब है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वक्त बहुत खराब है और 2024 के बाद कुछ ज्यादा ही खराब होगा। जिसने अपने फ्यूचर को नहीं देखा और जिसने तूफान आने की नहीं सोची तो सोच लेना नुकसान तो तुम्हें होगा। इसलिए इत्तेहाद बना के रखना बिल्कुल, और इत्तेहाद में ही ताकत है, तुमने ये दिखा दिया। इसी के मेंबरों को तो ये कहने लगे लोग, इनकी कम्युनिटी के, मैंने अपने कानों से सुना जब मैं इनके साथ जाता था या बैठता था कि मुझे तो ऐसा लोगों ने ये कहा
कि हमें तो ऐसा लगता है कि शायद आप नॉन टीचिंग के लिए चुने गए, लेकिन ये अपने फैसलों पे जरा से भी तब से मत नहीं हुए। जो लड़ाई इन्होंने पहले दिन से शुरू करी वो आज तक लड़ी है और आगे भी आपके साथ लड़ते रहेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि अभी मिनट्स आने बाकी हैं और उस पर अमल होना बाकी है। देखो, जल्दी कोताही मत करना, ज्यादा खुश मत होना। अभी मिनट्स आ जाए, क्योंकि मिनट्स 17 आइटम है। 17 आइटम में मौजूदा रजिस्ट्रार साहब के काम करने का तरीका सबको मालूम है। तो मुझे लगता है कि 15 दिन से पहले आपके मिनट्स नहीं आएंगे, फिर रमजान आ जाएंगे, फिर ईद और फिर जनरल इलेक्शन। मेरा अपना टाइम कैलकुलेशन है, हो सकता है गलत हो। इस काम में तकरीबन मई और जून लग जाएगा, स्क्रीनिंग का और जो भी कार्यक्रम है। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि जो 3 महीने की अलाउंसेस की घोषणा करी थी वो हम मुराद साहब से चाहेंगे कि उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर हमारे 3 महीने के जनवरी का फरवरी की तनख्वाह में आप अलाउंसेस लगवा दें। दूसरी बात, जो एफसी ने पास करा है डेली वेजर का रेट, वो अगर मार्च में लग जाए तो कम से कम अप्रैल की तनख्वाह में हमारा एम्प्लॉइज का जो डेली वेजर है उनका ईपीएफ कटने लगेगा। देखो साथियों, सब में बड़ा काम डेली वेजर का। अब बगैर नोटिस के तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता, ये लेवल ला है, पढ़ लेना। और ईपीएफ जिस दिन कट जाएगा तुम्हारा समझ लो भविष्य सुधर गया। हमने जो वायदा करा था इनकी बुनियाद पे करा था, अल्लाह का शुक्र है कि वो एफसी से भी पास हो गया और वो ईसी से भी पास हो गया। और हमें अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है कि मार्च में तो वो लग जाएगा। क्योंकि सरकार से भी जो दिल्ली हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा जिस दिन आपकी यूनिवर्सिटी ऑर्डर कर देगी हम उसी महीने पैसा रिलीज कर देंगे। वो हमें एफसी में भी ये लिखा हुआ है और ईसी में भी यही पास हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन जो डेली वेजर के पैसे बढ़े हैं उसका एक पूरा प्रपोजल बना के भेजे कि कितना पैसा चाहिए। वो पैसा रिलीज करेंगे, हमें पूरी यकीन है, क्योंकि वो लोग एफसी के मीटिंग में थे, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों देखो, एक बात सुन लो, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहूंगा जरूर, क्योंकि जो जद्दोजहद हमने करी है और जो हमारे साथी जाड़ों में रहे हैं, हम माइनॉरिटी करेक्टर की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आजम मीर साहब बैठे हैं, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है लड़ते हुए कि वहां कैसे कैसे बहस हुई है। तो जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी का सब में पहला होता है करेक्टर। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से वो माइनॉरिटी का करेक्टर निकलता चला जा रहा है। अगर इनके पास करेक्टर होता तो आज 116वां दिन नहीं होता धरने का। ये दो दिन में ही हमारे जो मामला 17 तारीख को हुए, ये हमारे 24 जून को ही डिसाइड हो जाते हैं। लेकिन अफसोस, मैं कहता हूं कि सुबह का फूला अगर शाम को घर आ जाए उसे फूला नहीं कहते। लेकिन जद्दोजहद हो सकता है इन्होंने हमारा इम्तिहान लिया हो या अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया हो कि हम देखते हैं कि मजलूम के लिए ये कहां तक खड़े रहेंगे और कहां तक लड़ेंगे। हम बाखुदा कह रहे हैं इस मन से, और पूरी कमेटी यहां मौजूद है कि आखिरी आदमी तक हम जद्दोजहद करते रहेंगे, चाहे धरना रहे या न रहे, चाहे पर्सनल किसी की ग्रीवेंस हो या कलेक्टिव हो। क्योंकि बात यह है
कि अगर बड़े छोटों का दर्द नहीं समझेंगे तो फिर बेकार है ये जिंदगी। मैं उसको इंसान नहीं मानता कि जो दूसरे इंसान का दर्द न समझे। देखो, मौत एक बार आएगी, जिंदगी जरूर 2 बार आएगी, दोबारा उठाए जाएंगे। लेकिन हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला तुम जब मजलूम के साथ खड़े होगे, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि आज ये जनरल बॉडी है, मैं 116 दिन की बात बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी लगा कि ये धरना वेंटिलेटर पर आ गया, लेकिन अल्लाह ने ऐसे हालात बनाए कि ये धरना उससे ज्यादा जिंदा होकर फिर खड़ा हुआ। एक घटना हुई, वो हुई कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर की। पूरी यूनिवर्सिटी उसके कैरेक्टर को जानती है। उसने 11 लोगों को का कंफर्मेशन नहीं होने दिया और मौजूदा रजिस्ट्रार साहब ने इंक्वायरी पे इंक्वायरी की। मैं एक बात ये कहता हूं कि जब कर्मचारी की क्या गलती है, जब उसने फार्म भरा, आपने स्क्रूटनी करी, जनरल सिलेक्शन कमेटी में वो आया, उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन आपने उसका कंफर्मेशन नहीं भेजा। और ये कहते हैं कि साहब ये एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो मैं मुराद साहब और खासतौर पर इसी मेम्बरान से ये गुजारिश करूंगा कि पहले तो उसको इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए कि जिसने स्क्रूटनी करी, और जब स्क्रूटनी कर दी तो गलत करी या सही, तो पहले भुगतेगा वो। पहले डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर। हमारे कर्मचारी की क्या गलती है, जब वो जीएसटी से आ रहा है, इंटरव्यू में बैठ रहा है, आपने उसका सिलेक्शन करा और आप कंफर्मेशन नहीं कर रहे। लेकिन अब मेरे पास ये इतना है कि जो उस दिन हम हुआ, उसके बाद डायरेक्टर भी राइट टाइम चलने लगा है। अगर राइट टाइम नहीं चलेगा तो हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है। अगर ये बचाएंगे तो हम उसके खिलाफ ऊपर लिखेंगे। स्क्रूटनी उसने करी है, जिम्मेदार वो है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता किसी भी हालत में। उसने एक फॉर्म की स्क्रूटनी करी और उसको इंटरव्यू लेटर इशू हुआ और उस बंदे का अपॉइंटमेंट हुआ। कंफर्मेशन की जिम्मेदारी भी उसी की है। 2-2-2.5 साल हो गए, लोग कंफर्म नहीं हुए। खुदा ना खास्ता उनमें से कोई एक चला जाए इस दुनिया से, तो न तो उसके बच्चे का कंपनसेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट होगा और न उसकी पेंशन का चक्कर पड़ेगा। लेकिन साथियों, हम एक एक बात पे निगाह रखे हुए हैं। जैसे कि फैसल अजीज एक लेक्चरर थे, उनका ऑप्शन नहीं भरा गया, कोरोना में इंतकाल हो गया, बड़ी मुश्किल से उनकी न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन बनी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी गौर करने की हैं। लेकिन साथियों, आज एक बात, पहली बात तो ये कि हमारे ईसी मेंबरानों पर पूरा यकीन है कि जो हाउस में पास हुआ है वो मिनट्स में वर्ड टू वर्ड आएगा और हमारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि आपने बताया, हमें आप पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला स्क्रीनिंग भी होगी, डेली वेजर के पैसे भी बढ़ेंगे और अलाउंसेस भी मिलेंगे। इन तीनों मामला पर इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। क्योंकि वक्त को देखते हुए हम आज ये धरना स्थगित करते हैं। आज के बाद अब धरना नहीं लगेगा, अब हम वेट एंड वॉच करेंगे मिनट्स आने के बाद और फैसला आने के बाद। और ये हम स्थगित कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर हमारे मुताबिक नहीं आए और जैसा आपने वायदा करा है तो अगले दिन धरना फिर यहां लग जाएगा, चाहे रमजान हो और चाहे ईद हो। अब मैं जनरल बॉडी से हाथ उठा के
इस फैसले पे लब्बैक चाहूंगा कि आप लोग हाथ उठा के लब्बैक कह दें कि धरना पोस्टपोन हो रहा है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम यही होंगे। लेकिन हमें पूरी अल्लाह की जात पर और ईसी के मेम्बरानों पर और ओल्ड वाइफ पर और अमूका पर पूरा यकीन है कि जो लड़ाई हमने 116 दिन लड़ी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी लड़ेंगे। कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कमेटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ के नहीं जा रही और न आप लोग कहीं जा रहे। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें जकी साहब बताएंगे। कि जकी साहब, क्योंकि मैं तो समझता था कि मैं ही गरम दल का नेता हूं, मुझसे ज्यादा जकी साहब के जज्बात हैं। मीटिंगों में जो इन्होंने हाल करा है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये बूढ़े जरूर हो गए, लेकिन इनका जज्बा 16 साल का जवान भेजता उसके आगे। तो मैं जकी साहब से कहूंगा तो जकी साहब